41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो देखिए, 1904 में, 1907 में, 1908 में, 1911 में। तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी जो है 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और यह जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह कहाँ, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और शिव शंभु चिट्ठे निबंध का प्रभाव इस कहानी पे पड़ा है। शिव शंभु चिट्ठे निबंध का प्रभाव इस कहानी पे पड़ा है। शिव शंभु चिट्ठे का निबंध जो है हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक। और यह जो है एक पात्र संवाद शैली में लिखा गया कहानी है। एक पात्र संवाद शैली में लिखी गई कहानी है। ठीक। अब अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न जो है प्रकाशन वर्ष से पूछा गया है। इसके लिए आप लोग नोट कर लीजिए। क्या नोट कर लीजिए? प्रकाशन वर्ष लिख लीजिए। प्रकाशन वर्ष। ठीक। प्रकाशन वर्ष नोट कर लीजिए। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, देखिए, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया। कहानी में उपर्युक्त कथन किसने किससे कहा? तो यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न जो है कथन से पूछा गया। सिक्का बदल गया कहानी का कथन उठा के डाला गया है। तो यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? कथन से पूछा गया है। तो कथन नोट कर लीजिए। ठीक। अब देखिए, यह कथन जो है आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। यह कथन नवाब बीबी ने साहनी से कहा। नवाब बीबी ने किससे कहा था? साहनी से कहा था। ठीक। अब देखिए, मुल्ला इस्माइल, यहाँ गुल्ला नहीं मुल्ला इस्माइल होगा। ठीक। मुल्ला इस्माइल जो है, मुल्ला इस्माइल कहता है, रब नू एही मंजूर सी। क्या कहता है? रब नू एही मंजूर सी। अब साहनी जो है इस्माइल से कहती है, क्या कहती है? रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। ठीक। यह साहनी जो है इस्माइल से कहती है, मुल्ला इस्माइल से कहती है। यह प्रश्न देखिए, कथन से सिक्का बदल गया कहानी के कथन से पूछा गया है, तो यह कथन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न जो है पात्र से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? पात्र से पूछा गया है। ठीक। अब देखिए, ऑप्शन ए लालमोहन, ऑप्शन बी पलटदास, ऑप्शन सी महेश्वर, ऑप्शन डी धुन्नीराम। ठीक। ऑप्शन ई बेगू पटवारी। ठीक। अब इसका उत्तर क्या है? तो देखिए, लालमोहन, पलटदास और धुन्नीराम, यह तीनों पात्र तीसरी कसम कहानी के। यह तीनों पात्र तीसरी कसम कहानी के। अब देखिए यह प्रश्न जो है, अब देखिए, महेश्वर, महेश्वर जो है गैंग्रीन कहानी का पात्र है। महेश्वर किस कहानी का पात्र है? तो महेश्वर गैंग्रीन कहानी का पात्र है। और गैंग्रीन कहानी जो है पहले पहले जो है गैंग्रीन नाम से 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बाद में जो है यही कहानी रोज नाम से 1990 में प्रकाशित। ठीक। यह कहानी, गैंग्रीन कहानी पहले गैंग्री जो है 1934 ईस्वी में गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी, और बाद में 1990 में रोज नाम से प्रकाशित हुई। ठीक। अब देखिए बेगू पटवारी, महेश्वर किस कहानी का पात्र है? देखिए महेश्वर है ना, महेश्वर गैंग्रीन कहानी का पात्र है। यह हम लोग के सिलेबस में टेक्स्ट में लगा हुआ कहानी है। ठीक। अब बेगू पटवारी जो है, बेगू पटवारी
सिक्का बदल गया कहानी का पात्र है। कौन से कहानी का पात्र है बेगू पटवारी? सिक्का बदल गया कहानी का पात्र है। सिक्का का बदल गया कहानी जो है 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो पाठ से पूछा गया है, यह नोट कर लीजिएगा। ठीक। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। कौन से कहानी के संदर्भ में? गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। कथन ए, इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। कथन बी, इस कहानी में अज्ञेय को निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं और को चित्रित करने में सफलता मिली। देखिए बी कथन जो है, इस कहानी में अज्ञेय को निम्न मध्य वर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। ठीक। तीसरा कथन देखिए, इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रास्ता को चित्रित। ठीक। चौथा कथन देखिए। चौथा कथन है, इस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक। अब अगले प्रश्न अगला कथन देखिए। अगला कथन है, गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। यह 5 कथन दिया हुआ है। इसमें से कोई 3 कथन सही है। तो इसके उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक। अब देखिए ऑप्शन बी क्या है? बी, सी, ई। ठीक। अब देखिए इस कहानी में अज्ञेय को निम्न मध्य वर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। यह सही है। इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रास्ता को चित्रित किया है। यह भी कथन सही है। कि देखिए गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। यह कथन भी सही है। ठीक। अब कथन गलत कौन सा है? तो इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है? नहीं। यह कथन इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण नहीं किया गया है। पिता और पुत्र के संघर्ष का चित्रण पिता कहानी में किया गया है। इस कहानी में किया गया है, पिता कहानी में किया गया है। उसके बाद इस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है? नहीं। पूर्व दीप्ति शैली मतलब हुआ फ्लैशबैक पद्धति। फ्लैशबैक में कहानी लिखी गई है? तो नहीं, यह कहानी फ्लैशबैक में नहीं लिखी गई है। इस कहानी में मय शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक। इस कहानी में जो है मय शैली का प्रयोग किया गया है। कौन सी शैली? मय शैली। देखिए इसके देखिए है ना, यह कहानी में मय शैली लिखी गई, मय शैली में यह कहानी लिखी गई है। ठीक। उपद्वितीय शैली नहीं, मय शैली का ध्यान रखिए। ठीक। उसके बाद देखिए गैंग्रीन कहानी जो है सर्वप्रथम रोज नाम से 1937 ईस्वी में विप्थगा कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद जो है गैंग्रीन नाम से 1990 में विप्थगा कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। पहले रोज नाम से प्रकाशित हुई थी, बाद में विप्थगा, बाद में जो है गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई। ठीक। और यह कहानी जो है 1931 में डलहौजी में जेल में लिखी गई थी। अज्ञेय इस कहानी के लेखक हैं। अज्ञेय इस कहानी को डलहौजी में जिस समय जेल में कैद थे 1931 में लिखे थे। यह कहानी को जेल में लिखे थे। 1931 में यह कहानी लिखी गई। 1937 में जो है रोज नाम से प्रकाशित हुई और 1990 में जो है गैंग्रीन नाम से प्रकाशित। ठीक। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, देखिए पात्र और कहानी को सुमेलित कीजिए। तो यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न जो है पात्र से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? पात्र से पूछा गया है। एक पिछले प्रश्न को आप देख लीजिए। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? यह प्रश्न बताइए आप लोग कि कहाँ से पूछा गया है? यह प्रश्न जो है कहानी के अंदर से पूछा गया है।
कहानी का देखिए इस प्रश्न में जो है कहानी का तथ्य से पूछा गया है। यह प्रश्न कहा इसमें जितने भी कथन दिए हुए हैं, यह सारे कथन इस कहानी के तथ्य और विषय से है, ठीक। यह प्रश्न जो है कहानी के तथ्य और विषय से पूछा गया, ठीक। इस प्रश्न के लिए तथ्य और विषय दोनों नोट कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे पिता और पुत्र का संघर्ष पिता कहानी में दिखाया गया है, पिता कहानी में दिखाया गया है। तो यह कथन के कहाँ से है? तो यह कथन विषय से है, ठीक। उसके बाद इस कहानी में अज्ञेय को निम्न मध्य जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। यह कथन कहाँ से है? यह कथन भी विषय को लेकर है, यह कथन भी विषय को लेकर है, ठीक। उसके बाद देखिए इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रसता को चित्रित किया है। यह कथन भी विषय को लेकर है। इस कहानी में पूर्व द्वितीय शैली का प्रयोग किया गया है। यह कथन जो है तथ्य से कहानी के तथ्य को लेकर है, कहानी के तथ्य से ये कथन बनाया बनाया गया है, ठीक। उसके बाद अगले कथन को देखिए गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है, ठीक। तो यह कथन जो है यह कथन विषय से बनाया गया है। तो यह जो प्रश्न है यह प्रश्न तथ्य और विषय दोनों को मिलाकर बनाया गया है, ठीक। यह प्रश्न जो है तथ्य और विषय दोनों को मिलाकर बनाया गया है, नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पात्र से है। अब देखिए किरण, लक्ष्मा, अनीता, सामना, ठीक। अब देखिए किरण पात्र जो है कानों में कंगना कहानी की पात्र है। लक्ष्मा जो है कोसी का घटबार कहानी का पात्र है। अनीता जो है राही कहानी की पात्र है। और सामनाथ जो है टीप की दावत कहानी के पात्र है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न पात्र से पूछा गया है या नोट कर लीजिए आप लोग। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न जो है देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए, ठीक। अब देखिए ईदगाह, आकाशदीप, कानों में कंगना, परिंदे, राजा निर्वंशिया, यह पांचों कहानी जो है यह पांचों कहानी जो है हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। तो यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न जो है प्रकाशन वर्ष, इस कहानी को सही करने के लिए प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए। तो यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो प्रकाशन वर्ष से पूछा गया है, नोट कर लीजिए प्रकाशन वर्ष, ठीक। इसके लिए क्या नोट कर लीजिए? प्रकाशन वर्ष। कहाँ से पूछा गया? प्रकाशन वर्ष से पूछा गया, ठीक। ईदगाह कहानी जो है देखिए ईद, ईदगाह कहानी उसके यहाँ देखिए कानों में कंगना कहानी 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आकाशदीप कहानी 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ईदगाह कहानी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। परिंदे कहानी 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और राजा निर्वंशिया कहानी 1957 में प्रकाशित। अब देखिए कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह हैं जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? आकाशदीप कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं। परिंदे कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा है। और राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर है, ठीक। अब देखिए कानों में कंगना कहानी जो है इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना कहानी कहाँ प्रकाशित हुई थी? किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ईदगाह कहानी जो है चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। ईदगाह कहानी कौन सा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। परिंदे कहानी जो है हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसी हंस पत्रिका के संपादक जो है राजेंद्र यादव थे। राजेंद्र यादव इसी हंस पत्रिका के संपादक थे। और राजेंद्र यादव हम लोग के सिलेबस में लगी हुई लेखिका मन्नू भंडारी के पति भी थे। बाद में उनका तलाक हो गया था, ठीक। तो ये इस प्रश्न को देख लिए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला अब जो है देखिए दिसंबर 2022 सेकेंड शिफ्ट का पेपर शुरू हो चुका है। दिसंबर 2022 सेकेंड शिफ्ट का पेपर अब शुरू हो चुका है। अगला प्रश्न जो है देखिए
क्या है? अगला प्रश्न है नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति। नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है? पुस्तक के संपादक कौन है? तो इसके संपादक जो है देवी शंकर अवस्थी हैं। देखिए, कहानी अभी तक प्रश्न करते आ रहे हैं हम लोग, कहानी का पीवाईक्यू करते आ रहे हैं। पीवाईक्यू करने के दरमियान में आप लोग देखे होंगे कि नई कहानी, नई कहानी, नई कहानी का बहुत बार प्रश्न आया है। आप लोग नई कहानी को विशेष रूप से ध्यान देकर पढ़िएगा। नई कहानी एनटीए का फेवरेट टॉपिक है। नई कहानी से देख रहे हैं आप लोग कि बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। ठीक, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है? तो देवी शंकर अवस्थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, देखिए, उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता और उसे भुगत भी रहा है। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। अब देखिए यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया? तो यह प्रश्न जो है, या देखिए, प्रयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? तो यह जो है पिता कहानी से उद्धृत। ठीक, किस कहानी से उद्धृत? यह कथन किस कहानी से लिया गया है? इस कथन को पिता कहानी को लिया गया, पिता कहानी से लिया गया है। तो आप क्या ध्यान रखिएगा, पिता कहानी जब भी पढ़िएगा उसके एक इम्पोर्टेंट जो भी महत्वपूर्ण कथन है उस पर ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए, पिता कहानी जो है हैंस के इधर उधर कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। पिता कहानी किस कौन से कहानी संग्रह में संकलित है? फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह में संकलित है। और फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह जो है 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसके लेखक जो हैं ज्ञान रंजन है। और 1936 ईस्वी जो यहाँ देख रहे हैं, यह ज्ञान रंजन का जन्म वर्ष है। यह क्या है? ज्ञान रंजन का जन्म वर्ष है। 1936 ईस्वी में ज्ञान रंजन का जन्म हुआ था। और पिता कहानी का जो प्रकाशन हुआ था, पिता कहानी का प्रकाशन 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ। ठीक, अब देखिए, इस कहानी के पात्र को देख लेते हैं। इस कहा आप लोग जैसा कि अभी तक देखे हैं कि कहानी में पात्र से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो पिता कहानी के पात्र को देखते हैं। पात्र देखिए पिता कहानी का, सुधीर, पिता, कप्तान भाई, देवा, देवा के बाद दादा भाई, दादा भाई के बाद दादी अम्मा इत्यादि। ठीक, चलिए, अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो कथन से पूछा गया है, नोट कर लीजिए। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पढ़िए, माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए? माँ की माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए? तो यह जो है देखिए फुलकारी, फुलकारी को देखकर जो है चीफ की दावत कहानी में आप लोग पढ़े होंगे, फुलकारी को देखकर चीफ जो है प्रसन्न हो गए थे। और चीफ कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इस बात को ध्यान रखिए। देखिए, चीफ कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक, अब देखिए, भीष्म साहनी का इस चीफ की दावत कहानी के लेखक जो हैं भीष्म साहनी हैं। ठीक, अब भीष्म साहनी के कहानी संग्रह को देख लेते हैं। ठीक, अब भीष्म साहनी का कहानी संग्रह को देखिए। भाग्य रेखा 1953 ईस्वी, पहला पाठ 1957 ईस्वी, भटकती राख 1966 ईस्वी, पटरियां 1973 ईस्वी, वांगचू 1978 ईस्वी, शोभा यात्रा 1981 ईस्वी, निशाचर 1983 ईस्वी, पाली 1989 ईस्वी, डायन 1998 ईस्वी। अब देखिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए। हम लोग के सिलेबस में जो भी लेखक लगे हुए हैं उनका कहानी संग्रह काफी महत्वपूर्ण हम लोग के लिए हो जाता है।
इसलिए उनके कहानी संग्रह को अच्छे से याद कर ली। पहला पाठ 1953 ईस्वी। भाग्य रेखा 1953 ईस्वी। पहला पाठ 1957 ईस्वी। भटकती राख 1966 ईस्वी। पटरियां 1973 ईस्वी। वांगचू 1978 ईस्वी। शोभा यात्रा 1981 ईस्वी। निशाचर 1983 ईस्वी। पाली 1989 ईस्वी। डायन 1998 ईस्वी। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित निम्नांकित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? इस बात पर ध्यान रखिएगा। क्या पूछा है? नहीं है। तीसरी कसम कहानी में कौन सा गीत नहीं है? तो इस यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो गीत से पूछा गया है। अब हम किसी आगे से किसी भी कहानी को आप लोग पढ़िएगा तो गीत पे ध्यान रखिएगा। आपको किस पे ध्यान रखना है? गीत पे ध्यान रखना है। गीत नोट कर लीजिए। गीत। ठीक। अब प्रश्न को देखिए। नान्ही नान्ही दतवा पातर ठोड़वा छटके जैसन बिजलिया। ठीक। उसके बाद देखिए, जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी हमरा पर होखू सहाय हे मैया हमरा पर होखू सहाय। अगला गीत देखिए, नोनमा चटाई काहे नाही मारली सौरी घर आ। ठीक। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। ठीक। इस चार गीत में ये जो गीत है वह तीसरी कसम कहानी में नहीं। बाकी तीनों गीत तीसरी कसम कहानी में है। अब देखिए अभी तो गीत का पूछ दिया है। अगला बार एनटीए यह पूछ सकता है, गीत दे देगा, पूछेगा यह गीत किसने गाया था, तो वो देख लीजिए। अब देखिए, जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी कौन गाता है? हीरामन गाता है। ठीक। नोनमा चटाई काहे नहीं मारली सौरी घर आ, यह गीत कौन गाता है? यह भी गीत जो है हीरामन गाता है। ठीक। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, यह गीत भी कौन गाता है? यह गीत भी हीरामन जा। ठीक। अब देखिए इसमें ये जो है नोनमा चटाई काहे नहीं मारली, ये वाले गीत जो है, यह गीत जो है महुआ घटबारिन एक कथात्मक गीत। यह गीत कौन सा गीत है? महुआ घटबारिन का गीत है। और यह एक कथात्मक गीत है। कथात्मक मतलब होता है कि कहानी वाला गीत। ठीक। इसमें कहानी के रूप में, कहानी को ही गीत के रूप में गाया जाता है, इसी को कथात्मक गीत कहते हैं। ठीक। और यह जो है, यह महुआ घटबारिन का जो कथात्मक गीत है, हीरामन का प्रिय गीत है। ठीक। यह गीत जो है हीरामन का प्रिय गीत है। यह कहानी जब आप लोग डीप में पढ़िएगा तब आप लोग को मिलेगा। ठीक। उसको ध्यान रखना है। यह गीत जो महुआ गटवारिन का गाथात्मक गीत है, यह हीरामन का प्रिय गीत है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न अब देखिए। अगला प्रश्न है, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर के संदर्भ में विचार कीजिए। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, हरिशंकर परसाई इसके लेखक हैं इस कहानी के। ठीक। अब देखिए इसका, ये यहाँ पे ए कर दीजिए। ठीक। माता दिन स्टेटमेंट देखिए, कथन देखिए। माता दिन चांद पर फरार अपराधी को पकड़ने गए थे। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर के संदर्भ में देखना है। ठीक। माता दिन चांद पर फरार अपराधी को पकड़ने गए थे। किस हैसियत से गए थे माता दिन चांद पर? माता दीन चांद पर दूत की हैसियत से गए थे, सलाहकार की हैसियत से गए थे, न कि फरार अपराधी को पकड़ने गए थे। ठीक। तो यह कथन तो गलत हो गया। दूसरा कथन देखिए, माता दीन को चांद से एरी चमकारे का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ। हाँ हुआ था। एसपी के घर से जो है
माता दिन को एरी चांद से एरी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ था। ठीक। अगले कथन को देखिए, यह कथन सही है। अगला कथन देखिए, अगला कथन है माता दीन ने कहा, माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। यह कथन भी सही है। ऐसा माता दीन कहानी में कहे हैं। ठीक। उसके बाद देखिए, चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। हाँ, सार्वजनिक अभिनंदन हुआ था माता दीन का। यह भी कथन सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी सी डी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी सी डी। अगला देखिए, माता दीन ने चांद की पुलिस की तनख्वाह 3 गुनी कर दी थी। नहीं, वहां पे माता दिन ने देखा, जब चांद पे गए माता दिन, तो माता दिन ने देखा वहां पे तनख्वाह भारत से ज्यादा थी। ठीक। तो भारत से ज्यादा थी तो वहां पे भ्रष्ट, वहां पे तनख्वाह को माता दिन ने कम कर दिया था, न कि 3 गुनी कर दी थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तनख्वाह कम कर दी थी माता दिन ने। ठीक। अब चलिए अगले कथन पे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर जो कहानी है, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर जो कहानी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहानी संग्रह में संकलित। और यह कहानी संग्रह 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहानी संग्रह में इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी संकलित है। ठीक। अब देखिए, माता दीन दूत या सलाहकार की हैसियत से गए थे, तनख्वाह कम कर दी थी। ठीक। अब माता दीन वहां पे कुछ कार्य प्रणाली को सिखाए थे, चांद की पुलिस को माता दीन ने वहां पे कुछ कार्य प्रणाली सिखाए थे। उस कार्य प्रणाली को देखिए, वहां की चांद की पुलिस को माता दीन ने एफआईआर बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना। ठीक। ये सभी बातें वहां पे माता दिन ने चांद की पुलिस को सिखाया था। अब देखिए, यहाँ पे जो रोज नामचा आप लोग देख रहे हैं, रोज नामचा का मतलब होता है दिनचर्या पुस्तक। रोज नामचा का मतलब क्या होता है? दिनचर्या पुस्तक। नोट कर लीजिए, दिनचर्या पुस्तक। ठीक। दिनचर्या पुस्तक। ठीक। अगले अब जो है, यह प्रश्न को देख लीजिए, यह प्रश्न आया कहाँ से है। अब ये सारे कथन को देख रहे हैं, यह सब कथन कहाँ से लिया गया है? तो यह सब जो है कहानी के अंदर से लिया गया है। ठीक। तो यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न जो है कहानी के तथ्य से पूछा गया है। इसको किस कैटेगरी में डालिएगा? कहानी के तथ्य कैटेगरी में। कहानी के तथ्य। ठीक। ये नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। आकाशदीप में, अब देखिए इस प्रश्न में, आकाशदीप कहानी में जो भी घटना हुई है उसको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ठीक। अब देखिए, चंपा द्वारा दीपक का जलाना, दीप स्तंभ का महोत्सव, चंपा और जया द्वारा नौका विहार, बुधगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध, बंदी द्वारा पोत से संबद्ध रज्जू का काटना। देखिए, माता दी, सॉरी, ये आकाशदीप कहानी में जैसे ही आकाशदीप कहानी पढ़ना शुरू कीजिएगा, उसमें जो है बुधगुप्त और चंपा दोनों जो रहते हैं, बंदी रहते हैं। तो सबसे पहले अपने रज्जू को काटते हैं। रज्जू मतलब रस्सी होता है। ठीक ना? सबसे पहले रज्जू को काटते हैं, रस्सी को काटते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो यही होगा। अब देखिए, ये चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि ई
सबसे पहले यहाँ देखिए ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ ई है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। सिर्फ एक स्टेटमेंट से, एक कथन से जो है यह प्रश्न सही हो गया। ठीक? बाकी पता रहे ना रहे, अगर एक ये भी पता रहता है एग्जाम में तो सही हो जाता। इतने बड़े-बड़े प्रश्न सिर्फ एक कथन पता था, इस वजह से जो है सही हो जाएगा। तो आगे देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। देखिए रज्जू का मतलब क्या होता है? रस्सी होता है। और देखिए इसमें एक कथन है, बुध गुप्त और नायक के बीच द्वंद्व हुआ, द्वंद्व युद्ध। तब और बुधगुप्त और नायक के बीच जब द्वंद्व युद्ध होता है तो इसमें बुधगुप्त जीतता है। कौन जीतता है? बुधगुप्त जीत। अब आकाशदीप कहानी का विषय को देख लीजिए। आकाशदीप कहानी जो है, आकाशदीप कहानी में प्रेम और कर्तव्य के बीच, आकाशदीप कहानी में प्रेम और कर्तव्य के बीच द्वंद्व की कहानी। आकाशदीप कहानी जो है प्रेम और कर्तव्य के बीच द्वंद्व की कहानी है। ठीक? अगले प्रश्न पे चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? देख लीजिए, यह प्रश्न कथन से पूछा गया है। कथन पता होना चाहिए। अगर कथन इस पर के लिए पता होता, ये वाला सिर्फ स्टार्टिंग का कहानी पढ़ा होता, तो ये प्रश्न सही हो जाता। तो यह इस पर प्रश्न के लिए कथन नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न है, अजी हजरत। देखिए, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का? अब देखिए यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया? तो यह प्रश्न कथन से पूछा गया है। इसके लिए नोट कर लीजिए, कथन। सबसे पहले कथन पूछा गया है। ठीक? अब देखिए यह जो कथन है, यह कथन यह कथन मोहसिन कहता है। ठीक? अब मोहसिन यह कथन क्यों कहता है? तो देखिए इसका उत्तर क्या है? बी, मोहसिन। अब देखिए मोहसिन के मामू जो है थाने में कांस्टेबल रहते हैं। इस कहानी में ऐसा बताया गया है, मोहसिन के मामू जो हैं थाने में कांस्टेबल है। इनका वेतन जो है 20 रुपए प्रति माह है। देखिए मोहसिन के मामू का वेतन जो है 20 रुपए प्रति माह है, लेकिन घर जो है 50 रुपए प्रति माह भेजते हैं। और एक बार जब घर बार जल गया था तो कर्ज पे 100 रुपये, एक बार घर बार जलने पर 100 रुपये कर्ज लेते। ठीक? कितने रुपए कर्ज लेते हैं? 100 रुपये कर्ज लेते हैं। देखिए यह यहाँ से कभी भी प्रश्न बन सकता है। इस नंबर को याद रखिएगा, 20 रुपये प्रति माह वेतन है, 50 रुपये प्रति माह घर भेजते हैं, और 100 रुपये कर्ज लेते हैं। अभी नहीं बना है लेकिन आगे बन सकता है। ठीक? अब देखिए मोहसिन, अब एक और बात जान लीजिए कि इस कहानी में मोहसिन की एक छोटी बहन भी है। इस पात्र पे ध्यान नहीं देते हैं आमतौर पर, गौण पात्रों में आती है, लेकिन इस पे भी ध्यान देगा। कभी भी स्टेटमेंट बन सकता है, किसी भी रूप में एनटीए बना के पूछ सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि मोहसिन की एक छोटी बहन भी है। ठीक? अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है, यह किस लेखक का? परिंदे कहानी पढ़ना जैसे ही शुरू कीजिएगा, शुरुआत में ही एक अंग्रेजी में कथन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक? उसी के बारे में पूछ रहा है। अभी तो पूछा है कि यह किस परिंदे कहानी प्रारंभ में इस किस लेखक का है। ठीक? अगली बार कथन देकर पूछ देगा यह किस कहानी का कथन है। ठीक? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, परिंदे कहानी के शुरुआत में है। ठीक?
अब देखिए, इसका उत्तर क्या है? यह जो है कथन है कैथरीन मैन्सफील्ड का है। किसका कथन है? कैथरीन मैन्सफील्ड का कथन है। अब देखिए, कथन क्या है? कथन को देख लीजिए। कैन वी डू नथिंग फॉर द डेड? कैन वी डू नथिंग फॉर द डेड एंड फॉर ए लॉन्ग एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम द आंसर हैड बीन नथिंग। किसका कथन है ये? कैथरीन मैन्सफील्ड का कथन। ठीक। अगली बार यह कथन देके पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस कथन को अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, इसके लिए नोट कर लीजिए, कथन। कथन से उठाया गया है। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, अब देखिए, अगला प्रश्न है, कोसी का घटबार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरेऊ का क्या अर्थ? कोसी घट का घटबार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आया शब्द काला चरेऊ का क्या अर्थ है? ठीक। तो इसका अर्थ होता है सुहाग। क्या अर्थ होता है? सुहाग चिन्ह। अब देखिए, कोसी के घटवार कहानी में से अगर किसी शब्द का अर्थ पूछा है, तो कोसी के घटवार कहानी में आए अन्य शब्द, ऐसे शब्द को देख लेते हैं जिसका कि आगे प्रश्न बन सकता है और उसका अर्थ भी जान लेते हैं। जैसे देखिए, घटवार, घटवार का मतलब क्या होता है? पंचक्की। घटवार का मतलब क्या होता है? पंचक्की। ठीक। लद्दू घोड़ा, लद्दू घोड़ा का मतलब होता है धीमा घोड़ा। लद्दू घोड़ा का मतलब क्या होता है? धीमा घोड़ा। गुल, गुल का मतलब क्या होता है? नाली। गुल का मतलब क्या होता है? नाली। कटिया जो है बछड़ा, और कांकड़ जो है जानवर। ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। अब अगले, यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो कहानी के तथ्य से पूछा, कहानी के अंदर से पूछा गया है, कहानी के डीप से पूछा गया है। इसके लिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कहानी के तथ्य। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध इन दो कंपनियों से हुआ। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा? तो कहानी के अंदर से पूछा गया है, कहानी के तथ्य से पूछा। ठीक। नोट कर लीजिए, कहानी के तथ्य, इसके लिए भी। ठीक। अब देखिए, हीराबाई जो रहती है, हीराबाई पहले मथुरा मोहन कंपनी में काम करती है, फिर रौता कंपनी में चली जाती है, फिर वापस मथुरा मोहन कंपनी में आ जाती है। तो पहले मथुरा मोहन कंपनी से रौता कंपनी में, और फिर रौता कंपनी से मथुरा मोहन कंपनी। ठीक। तो हीराबाई का संबंध मथुरा मोहन और रौता कंपनी, इन दो कंपनियों से रहा है। ठीक। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर माता दीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बात के क्रम में लगाइए। तो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जाके पहले कौन से काम किए, बाद में कौन से काम किए? यह इस प्रश्न को जो है आप सबसे पहले कहानी के तथ्य के कैटेगरी में डाल दीजिए। कहानी के तथ्य। ठीक। अब इसका देखिए, सबसे पहले जो है थाने में हनुमान मंदिर बनवाए थे। ठीक। सबसे पहले क्या करवाए थे? थाने में हनुमान मंदिर बनवाए थे। देखिए, इसका उत्तर क्या है? ए। देखिए, ए, है ना? इसमें जैसे ही चांद पर गए थे माता दीन, तो थानों में वहां पे हनुमान जी की मंदिर बनवाए थे।
एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सी है। अगर देखिए आपको ये इतना पता है तो ये इस प्रश्न का उत्तर आपको आ गया। ठीक। अब देखिए, जब चांद पर माता दिन गए थे तो साथ में हनुमान की फोटो लेकर गए। ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद चांद पर जो है सिपाही का वेतन 500, हवलदार का वेतन 700, थानेदार का वेतन 1000। अब भारत में सिपाही का वेतन कितना था? 100 रुपये। और थानेदार का वेतन 200 रुपये। इस कहानी में देखिए माता दीन जो है, इस कहानी में माता दीन इंस्पेक्टर चांद पर कहानी में एक जगह हरामजादे गाली का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कभी भी स्टेटमेंट के रूप में बना के दिया जा सकता है। ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सूची एक का सूची दो से मिला। उसने कहा था कहानी में, ने कहा था कहानी में आए पंजाबी शब्द और हिंदी अर्थ को मिलाइए। तो देखिए, कुरमाई, घुमाव, होते, तीमी या तीमी। ठीक। कुरमाई का मतलब होता है मंगनी। ए का सेकेंड। अब देखिए ए का सेकेंड दो ऑप्शन में है। ठीक। उसके बाद देखिए, के बाद देखिए इसका उत्तर क्या है? सी। देखिए ए का सेकेंड। उसके बाद देखिए, घुमाव जो है जमीन की नाप है। घुमाव क्या है? जमीन की नाप है। ठीक। सी का एक। होते जो है, होते का मतलब गधा होता है। तीमियों या तीमी का मतलब स्त्रियों या स्त्री होता है। ठीक। अब देखिए इस कहानी में ऐसे ही अन्य शब्द का अर्थ देख लीजिए। बम्बू काट वाला मतलब घोड़ा गाड़ी वाला। पाधा मतलब बादशाह होता है। सुथने का मतलब, सुथने जो है स्त्रियों के पहनने का पजामा है। पांधा का मतलब पुरोहित होता है। ठीक। उसके बाद देखिए एक शब्द है आंख, मीन, गॉट। यह जर्मन शब्द है। आंख, मीन, मीन, आंख, मीन, गॉट। यह एक जर्मन शब्द है। इसका अंग्रेजी में जो अर्थ होता है वो होता है ओ माई गॉड। ठीक। इसको ध्यान रखिए। ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं। देखिए, रोज उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विशेश्वर है। ये विशेश्वर नहीं महेश्वर है। तो यह कथन गलत हुआ। वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। स्टेशन मास्टर नहीं डॉक्टर रहते हैं। महेश्वर जो है डॉक्टर रहते हैं। उसके बाद चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा दो पत्थर अनारा दे गाकर सुनाया। नहीं, माँ ने विवाह का गीत गाकर सुनाया। माँ ने क्या गीत सुनाया था? विवाह का गीत सुनाया। ठीक। दो पत्थर पत्थर अनारा दे जो है सामनाथ सुनाने को कहते हैं माँ को। लेकिन माँ ने यह गीत नहीं सुनाया था। माँ ने विवाह का गीत सुनाया था। ठीक। तो दोनों कथन जो है गलत है। देखिए, दो पत्थर अनाड़ा दे सामनाथ माँ से सुनाने को कहता है लेकिन माँ विवाह का गीत सुनाती है। हड़िया नी माए हड़िया नी बहने, हड़िया ते भागी बढ़िया है। ठीक। विवाह का गीत केवल 3 पंक्ति का गीत है। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक। विवाह का गीत केवल 3 पंक्ति का गीत है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो पात्र से पूछा गया है। ठीक। अब देखिए, सुहासी, चंपिया, ज्योतिया, मखनी पुआ, सुनरी। ठीक। इसमें जो है चंपिया, मखनी पुआ और राधे की बेटी सुनरी। सुनरी जो है राधे की बेटी रहती है। सुनरी कौन रहती है? राधे की बेटी रहती है इस कहानी में। ठीक। अब देखिए इसके उत्तर को देख लीजिए। इसका देखिए, अब लाल पान की बेगम कहानी के स्त्री पात्र से प्रश्न बना है। तो लाल पान की बेगम के इस सभी स्त्री पात्रों को देख लेते हैं। देखिए, लाल पान की बेगम के कहानी के स्त्री पात्र बिरजू की माँ चंपिया। चंपिया का उम्र कितना रहता है? 10 वर्ष रहता है।
चंपिया कितने वर्ष की रहती है? 10 वर्ष की रहती है। उसके बाद मखनी फुआ, जंगी की पतोहू, इसी को टीसन वाली कहती है। उसके बाद लरेना की बीबी, सिद्धू की बहू, राधे की बेटी सुनरी। अगला बार पूछा जा सकता है कि सुनरी किसकी बेटी थी? तो राधे की बेटी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक।